आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। राइट बच्चों, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ना है आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा इस चैप्टर में वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे कि आपने फोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, आपको ये पता लग गया कि फोर्स किस किस फॉर्म में होता है और अगर उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, जहाँ पे 4 फोर्सेस लग रही हैं, एक बार रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 है और एक बार नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से बता दी थी। ठीक है बच्चों, सो आई होप वो सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। अब आज उसी से कनेक्टेड हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स एक चेन की तरह चलती है। कोई भी नई चीज़ जो आती है वो पुराने से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है बच्चों। तो इसमें क्या है, अब न्यूटन का क्या रोल है, नाम तो बहुत सुना होगा आपने इनका। ये न्यूटन जी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। एप्पल वाली कहानी भी आपने सुनी होगी इनकी, राइट। तो आज अब इनका एक फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो मोशन के लिए इन्होंने बताया। देखिए बच्चों, बात कर रहे हैं मोशन की, ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा। मतलब अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, अपनी वो पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसमें फिजिक्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये न्यूटन ने बहुत टाइम पहले ऑब्जर्व करा और ऑब्जर्व करके इसको एक लॉ बना दिया। ठीक है, और लॉज जो होते हैं बच्चों फिजिक्स में, हमेशा याद रखना, आप कल को 10th में बहुत सारे लॉज पढ़ोगे, ओम्स लॉ पढ़ोगे, जूल्स लॉ पढ़ोगे, ऐसे न्यूटन्स के लॉ पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ोगे, दे आर लॉट्स ऑफ लॉज। इन लॉज का सिंपल सा फंडा क्या है कि जो जो लाइन इन्होंने लिखी है लॉ में, ठीक है, आपकी बुक्स में वो डार्क ब्लैक जो होता है, बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ होता है, वो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ लॉ में ऐसा केस नहीं चलता है कि आप अपनी लैंग्वेज में लॉ बना के लिख दीजिए, क्योंकि न्यूटन की लिखी हुई बात को न्यूटन की ही वर्ड्स में लिखनी है, तभी टीचर्स मार्क्स देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। तो न्यूटन ने अपने लॉ में ये कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल सी बात बोली इन्होंने, अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and the body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। समझ में आया आपको? ये वर्ड टू वर्ड आपको लर्न करना है, वर्ड टू वर्ड ही लिखना है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या राइट डाउन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद 2 or 3 एग्जाम्पल्स, तो आपको ये 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलता है और आपको एज इट इज लिखना पड़ता है। कहना क्या चाह रहे हैं न्यूटन इस लॉ में, ये बात सुनिए। अब आप न्यूटन ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये बात हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये बात वही हो गई बिल्कुल सेम जो बैलेंस फोर्स की थी। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, अब इन्होंने कहा कि भाई ये रेस्ट से मोशन में कैसे आएगा, मतलब नाउ इफ इट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, बट व्हेन इट विल बी इन मोशन, तो वो कब होगा, जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स। बेसिकली ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी प्रीवियस क्लास में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे रखा हुआ है, आप अगर आज कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह पे छोड़ के जाते हो अपने रूम में और आप 24 आवर्स बाद आते हो, 48 आवर्स बाद आते हो या 72 आवर्स बाद आते हो, कितने भी डेज बाद आते हो, आपको वो ऑब्जेक्ट वहीं रखा मिलेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट वहाँ से गायब हो तो समझ जाना कि आपके रूम में कौन है, चोर नहीं भूत। रूम तो लॉक होगा। ठीक है, सो ऐसा तो होता नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हो, बट स्टिल अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। अब वो एक्सटर्नल फोर्स डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। हम अपनी बॉडी से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और भी कोई मेथड हो सकता है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने का। बट द पॉइंट इज दिस, द लॉ इज दिस कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेम यहां पर भी यही हुआ बच्चों, मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट हुआ एंड द रीजन इज सेम, एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों क्या रीजन रहा यहां पर, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये चीज आपने सीख ली कि रेस्ट टू मोशन हो रहा है और मोशन टू रेस्ट हो रहा है। ये दोनों चीजें यहां पर हो रही हैं फर्स्ट लॉ में जो हमें न्यूटन ने बताया। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लॉ को। इन्होंने बोला द बॉडी इज एट रेस्ट will remain at rest and the body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to the change its state of rest or state of uniform motion। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों आपको ये बात?
कि एक्सटर्नल फोर्स का क्या रोल है। एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होगा रेस्ट टू रेस्ट रहेगा, मोशन टू मोशन रहेगा, पर जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो रेस्ट मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने फोर्स अप्लाई करा तो जो ऑब्जेक्ट रुकी हुई थी वो मोशन में आ जाएगी, और मोशन वाली जो ऑब्जेक्ट है वो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो ये सारी बातें जो हैं वो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में लिखी। पर यहाँ पर एक पॉइंट ये रेज होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, हमारा जो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बच्चों, जो हमारे माइंड में आ रहा है इस टाइम, कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वाई इट इज ऑलवेज इन रेस्ट एंड वाई द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन मोशन। अगर मोशन का ऑब्जेक्ट मोशन में है और रेस्ट का ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऐसा क्यों। तो बच्चों इसका आंसर मिलता है हमें, ये हमें न्यूटन ने बताया कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ न्यू थिंग दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या होता है बच्चों, एक नई चीज़ आती है हमारे सिलेबस में जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया कई टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, ये तीन टाइप से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। रेस्ट का मतलब सिर्फ ये है कि अगर रेस्ट में होगा ना तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में होगा तो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन चेंज ही होती रहेगी। कब तक, जब तक इसके ऊपर क्या अप्लाई ना किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो टेंडेंसी होती है, बेसिकली इनर्शिया को कैसे डिफाइन करोगे आप। कोई आपसे पूछेगा बेटा इनर्शिया क्या होता है, तो आप बोलोगे टेंडेंसी होती है। जैसे हमारी भी टेंडेंसी होती है ना कि हमें हर बात बात पे गुस्सा आ जाता है, या हम हर बात को लाइटली ले लेते हैं, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द पर्सन। वैसी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की भी टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनर्शिया जो होता है वो क्या करता है, रेस्ट में होता है ना तो उसे रेस्ट में ही रहने देता है। वो कहता है तू आराम ही करते रहे, तू हिल मत। ये हमारी बॉडी में भी अक्सर होता है, जब हम लेटे हुए होते हैं हमारा मन करता है अरे हम बस लेटे ही रहें, उठे ना। जब तक हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, हमें कोचिंग ना जाना हो, हमें स्कूल ना जाना हो, हमें बाहर खेलने ना जाना हो, हम घर पे लेटे हुए हैं तो आराम से लेटे ही रहते हैं। हमारी बॉडी कहती है अरे लेटे रहो, ठीक है। और जब हम बाहर चले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम घूमते ही रहें, अंदर ना आए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टेंडेंसी। तो ये टेंडेंसी का नाम क्या रखा गया बच्चों, इनर्शिया। ये इनर्शिया थ्री टाइप से होगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली एक रोटेटरी पाथ पर है, तो वो रोटेटरी पाथ पे ही चलना चाहता है। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इसके हमारे पास बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों इनर्शिया की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इनर्शिया की डेफिनेशन ये दे रखी है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, या फिर टेंडेंसी में भी कह सकते हैं, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट स्टेट। बिल्कुल ठीक बात बोली है इन्होंने। रेजिस्ट मतलब क्या है, अपनी स्टेट को चेंज होने से रोकता है। बच्चों रेजिस्ट का मतलब रोकना। तो जब कभी भी इसकी स्टेट चेंज करने की बात आती है तो ये क्या करता है, उसको रोकता है। तभी मैंने आपको बोला कि ये प्रॉपर्टी है, बॉडी की टेंडेंसी है, जिसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। तो न्यूटन ने यही बोला कि अगर इनर्शिया को पार लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, धक्का लगाना पड़ेगा। जैसे ही तुम उसको पुश करोगे उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें जो है न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताई, जो आप लोगों ने आज सीखी हैं। इनर्शिया का एक बहुत मेजर कनेक्शन पता है किस चीज़ से, एनी गेस, कोई गेस कर सकता है कि एक मेजर कनेक्शन किस चीज़ से है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा बच्चों, आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी होगी, जो थोड़ा सा हट्टा कट्टा होता है उसको घर में कहते हैं हमेशा पड़ा रहता है। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है तो उसका मन नहीं करता है और भी ज़्यादा उठने का। और जो बिल्कुल लेस मास के होते हैं, जिनका मास कम होता है, जिनका ऑब्जेक्ट का वेट कम होता है, उनको आप इजीली मूव करा सकते हो। तो इनर्शिया का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है बच्चों किससे, मास ऑफ द बॉडी से। बात समझ में आ गई। अगर कोई हल्की फुल्की चीज़ है, आपको जिसको मूव कराना है, आप हल्का सा फोर्स अप्लाई करोगे वो इजीली चेंज कर जाएगा। बट ऑन द अदर एंड अगर आप कोई हैवी मास का ऑब्जेक्ट है, जैसे आपको सपोज करो मैंने 10 kg का एक बॉक्स दे दिया और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और ज़्यादा दे दिया 20 kg, 30 kg, 50 kg, तो आपको उसको हिलाने में और ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, उसकी पोजीशन को चेंज करने में दिक्कत रहेगी। तो इनर्शिया का जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है बच्चों, जो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा मास होगा बच्चों, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इनर्शिया के साथ। ठीक है, मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, मास कम, इनर्शिया कम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप सबको। क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑन द सेम साइज। बिल्कुल ठीक बात बोली है। अगर हम एक क्रिकेट बॉल ले लेते हैं बच्चों,
लेदर की, ठीक है, ये सपोज करिए 1 kg की है, ठीक है, और एक हमने रबर बॉल ले ली है, ये कुछ 300 ग्राम्स की है। सो दोनों का इनर्शिया डिफरेंट होगा, जबकि दोनों का शेप और साइज सेम है, दोनों देखने में एक सी लग रही हैं, बट इनर्शिया डिफरेंट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मास। अगर आप इसको मूव कराओगे तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू रबर बॉल। ऐसा है या नहीं है, बताओ? ऐसा आपने पर्सनली फील भी किया होगा मेनी टाइम्स, ठीक है बच्चों। सो इनर्शिया का रोल क्या है? इनर्शिया डिपेंड्स ऑलवेज ऑन मास। इसका एक और बड़ा एग्जांपल दे रखा है फनी सा, एस चांद बुक में आप देख रहे होगे, एक लड़का जो है वो एक छोटी सी टॉय कार को अपनी फिंगर से मूव करा पा रहा है, ठीक है। अगर एक छोटी सी टॉय कार होगी, आप सबके घर में होती है, आप जब छोटे थे थोड़े और ज़्यादा 3-4 साल 5 साल पुरानी बात है, तो आपको कार्स का शौक होगा, ठीक है। तो क्या होता था कि आप उस कार को, छोटी सी कार को, एक अगर प्रॉपर सरफेस है तो एक फिंगर से भी मूव करा सकते हो। ऑन द अदर एंड अगर हम आपको रियल कार दे देते हैं विच इज़ ऑफ 400-500 kgs, तो क्या आप उसे एक फिंगर से हिला सकते हो? फिंगर तो छोड़ो, आप अपने दोनों हाथों से भी नहीं उसे हिला सकते। यू नीड अनदर पर्सन फॉर द फोर्स टू मूव दैट कार। सो इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। क्लियर है बच्चों? तो कार क्यों नहीं हिलना चाहती अपनी पोजीशन से? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। तो वो अगर रेस्ट में है ना, तो ज्यादा टाइम रेस्ट में ही रहना चाहती है, अनलेस एंड अनटिल हम उसके ऊपर बहुत सारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो बच्चों इसके बाद अब कुछ और एग्जांपल्स हैं इसी पे बेस्ड, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड। जैसे आपने अभी ये पढ़ा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, है ना, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली और इसके पीछे जो एक मेजर प्रॉपर्टी थी वो भी हमें पता लग गई है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। और इनर्शिया का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है बच्चों? मास से। इफ द मास इज ग्रेटर इनर्शिया विल ऑल्सो बिकम्स मोर। ठीक है, इनर्शिया भी ज़्यादा हो जाएगा। और जब इनर्शिया ज़्यादा होता है तो एक बात अपने माइंड में रखना, जब कभी भी इनर्शिया ज़्यादा होता है बच्चों तो मेहनत ज़्यादा होती है, मतलब आपको फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है स्टेट चेंज कराने के लिए। क्योंकि इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया क्या है बच्चों? इट ऑलवेज रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट। तो अगर किसी का इनर्शिया ज़्यादा हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मास, तो वहाँ पर उसकी स्टेट चेंज कराने के लिए आपको फोर्स भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, अब कुछ एक एग्जाम्पल्स लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है बिल्कुल। जैसे कि हमारे सबके घर में एक ग्लास होगा, ठीक है, हम उस ग्लास में एक कार्ड रख देंगे, उसके ऊपर कार्ड कौन सा रखेंगे? हमारे पास बहुत सारे कार्ड होते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, आपके डेबिट कार्ड्स होते हैं, कोई भी एक कार्ड रख देंगे और उस कार्ड के ऊपर एक कॉइन रख देंगे। मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आप अपने घर में आज ही कर सकते हो, राइट। तो आपने एक कॉइन रखा, ठीक है, विच इज़ नॉट फिक्स विद द कार्ड, सेट स्ट्रेट। एंड एक हमने क्या रखा? एक हमने कार्ड रखा, एक ग्लास टम्बलर लिया और एक कॉइन ले लिया। अब हमने ग्लास के ऊपर रखा कार्ड को, कार्ड के ऊपर रखा कॉइन को, ठीक है, तीनों के तीनों मूवेबल हैं, बट हमने फोर्स किसके ऊपर? तीनों चीज़ें रेस्ट में हैं यहाँ पर बच्चों, तीनों चीज़ें किस में? रेस्ट में। कार्ड भी, ग्लास भी और कॉइन भी। हमने सिर्फ और सिर्फ फोर्स किसके ऊपर अप्लाई करा? कार्ड के ऊपर। जैसे हमने कार्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई करा तो कार्ड तो गया आगे, क्यों? क्योंकि उसकी स्टेट हो गई चेंज। बट जो कॉइन उसके ऊपर रखा हुआ था वो किस में था? वो किस में था? रेस्ट में। एंड इट इज नॉट अटैच विद द कार्ड, वो कार्ड के साथ फिक्स नहीं था, वो फ्री टू मूव था। तो हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो कॉइन वहीं रहा और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद जैसे ही कार्ड गया वो कॉइन कहाँ आ गया? टम्बलर में, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एज यू ऑल नो, अगर हम किसी भी चीज़ को एक सर्टेन हाइट से रिलीज करेंगे तो वो किसकी तरफ जाता है? अर्थ की तरफ। ऐसा है या नहीं है? कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी चीज़ आपने रिलीज करी वो उड़ के इधर चली गई या उधर चली गई, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी लेसर इन वेट। जैसे कि लीफ हो गई या फिर कोई और चीज़ हो गई जो बहुत ही लाइट वेट के, जैसे आपका वो हो गया रुपीज़ हो गए, ठीक है, हाँ, तो वो फिर भी थोड़ा उड़ते उड़ाते ऐसे जाते हैं। बट जिनका भी थोड़ा कंसिडरेबल वेट होता है वो सीधा स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं और कहाँ जाते हैं? धरती माँ के पास, मतलब अर्थ के पास जाते हैं। और इसके पीछे डायरेक्टली क्या कॉम्बिनेशन है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो वो कॉइन कहाँ जाएगा? वो कॉइन जब कार्ड हट जाएगा, जो उसका बेस सपोर्ट बना हुआ था, वो क्या हुआ? वो नीचे आ गया। तो कार्ड में क्या हुआ बच्चों? कार्ड में क्या हुआ? कार्ड में स्टेट चेंज हुई रेस्ट टू मोशन की। बट कॉइन क्योंकि अपनी जगह पे स्टेबल था, वो अपने आप नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, इसको आप अच्छे से रीड करिएगा।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। आप बाइसिकल मूव करते हो, उस पर पेडलिंग करते हो, तो थोड़ी देर बाद जाके आपकी बाइसिकल जो है वो स्टॉप हो जाती है। मैंने आपको ये बात प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी। इसके पीछे दो रीज़न है, दो मेजर रीज़न है। फर्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ मेजर रीज़न, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे 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 करके क्या हो जाता है, स्टॉप होने लग जाता है। एंड अनदर मेजर रीज़न इज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जब कभी भी बहुत तेज हवा चल रही हो, जस्ट लाइक आंधी, और आपसे कहा जाए अभी साइकिल चला के आओ, तो क्या आप चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। आपको साइकिल ड्राइव करने में, बाइसिकल ड्राइव करने में बहुत प्रॉब्लम फील होगी। क्योंकि वो एयर रेजिस्टेंस होगा, वो एयर का प्रेशर होगा जो आपको क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है। और ऑन द अदर एंड, अगर आपकी रोड्स प्रॉपर नहीं है, स्मूथ रोड्स नहीं है, तो फ्रिक्शन वहां पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। और अगर कोई प्रॉपर रोड्स हैं, सो यू कैन ईजिली ड्राइव। ठीक है। तो यहां पर भी बच्चों इनर्शिया का ही रोल है। तो ये सारी चीजें इसको रोकती हैं। ठीक है बच्चों। इफ देर इज नो एयर रेजिस्टेंस एंड नो फ्रिक्शन टू अपोज द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल, then according to the first law of motion, a moving bicycle would go on moving forever and it would not be stopped by itself। बिल्कुल ठीक बात है। न्यूटन ने यही तो बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको पहला एग्जांपल जो दिया ग्लास, कार्ड एंड कॉइन वाला, वो रेस्ट टू रेस्ट का था। नाउ दिस इज, ये जो बाइसाइकिल वाला एग्जाम्पल है, देखो बच्चों यहाँ पर ना टाइप्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म मोशन एंड विल रिमेन एट यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, देन यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ मूविंग बाइसाइकिल। इन दिस केस यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस कि हम अपनी बाइसाइकिल से जब चलना शुरू करते हैं तो वी विल बी इन मोशन, बट आफ्टर सम टाइम अगर हम उसमें फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी बाइसाइकिल चलती चली आती है, चलती चली आती है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा है ना, फिर तो हमारे को मेहनत ही ना करनी पड़े। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। होता क्या है, दो नेचर की जो चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो आपकी एयर हो गई, एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो एक्सटर्नल फोर्स का काम करती है आपकी स्टेट को चेंज करने में, मोशन टू रेस्ट। और दूसरा क्या हो गया बच्चों, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप एक बार को कम कर सकते हो। रोड शुड बी वेरी स्मूथ, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल ऑल्सो। अगर रोड पे फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तो आपने हल्का सा ब्रेक अप्लाई करा या कुछ भी करा तो आप सीधा स्लिप हो गए और आपको इंजरी होगी। ऐसा कब होता है बच्चों? इट हैपेंस इन द येस इन अ रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, जो हमारी रोड्स होती हैं बहुत स्मूथ हो जाती हैं। ठीक है। अरे बाइसाइकिल छोड़ो, हम खुद स्लिप हो जाते हैं। अगर आप एक फ्लोर पे चल रहे हो, राइट, तभी तो कहते हैं जिस फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ होता है तो आपसे क्या कहते हैं सब लोग, अरे बेटा ध्यान से चलना, कहीं ऐसा ना हो स्लिप हो जाओ। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 दिन पहले मैं ही बचा। मैं गया था नानक मत्ता दर्शन करने, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था, बारिश हो रही थी, तो मैं अपना आराम से चले आ रहा हूँ और एकदम से वहाँ मुझे दिखा ही नहीं, वाटर था बहुत सारा, तो क्या हुआ, मैं स्लिप होता, पर मैं बच गया, मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया। सो बच्चों, हमारे लिए फ्रिक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन इज ओनली अ कर्स, एक नुकसान की चीज़ है। फ्रिक्शन भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम इसको न्यूटन से कंपेयर, न्यूटन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो मूविंग नहीं रहता है, बट हम उसे स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस दोनों यही काम कर रहे हैं बच्चों। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे आप फिगर में देख सकते हो, फिगर 15 एंड फिगर 16 एस चांद। बच्चों, हमारी जो भी क्लासेस होती है ना, वो सारी की सारी फिजिक्स की एस चांद बेस्ड होती हैं। मतलब हमारा टॉपिक का जो फ्लो है वो बिल्कुल एस चांद के अकॉर्डिंग चलता है, और उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी बिल्कुल एस चांद के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो और साइड बाय साइड आप एस चांद लेके बैठ गए हो, तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टॉपिक को दोबारा आफ्टर वीडियो सर्च करने में। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने एक इधर का पढ़ाया है, एक उधर का पढ़ाया और आपके लिए सब कुछ मिक्स हो गया। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अकॉर्डिंग टू एस चांद, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स। तो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं पेज 52 पे कि व्हेन अ कार और बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड एंड व्हेन अ मूविंग कार और बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर आर जर्क्ड फॉरवर्ड। ऐसा तो बहुत बार हुआ है आप लोगों के साथ। जब आप अपनी कार में बैठे हैं, एकदम से अगर गाड़ी स्टार्ट करी गई तो आप कहाँ जाते हैं, पीछे। आप एकदम से क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और जैसे ही एकदम से सडन ब्रेक लगते हैं तो आप कहाँ होते हैं, आगे।
इसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस भी दिए जाते हैं। पीछे होने में ज़्यादा लॉस नहीं होता क्योंकि पीछे हमारी बैक एक कंफर्टेबल सीट से अटैच्ड होती है, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा जर्क नहीं लगता है। बट इन द केस ऑफ सडन ब्रेक्स, जैसे ही सडन ब्रेक्स लगते हैं रोड पे और अगर हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई होती है तो हम सीधा ग्लास से बाहर पहुँच जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग इन अ कार यू जस्ट वेयर सीट बेल्ट, ठीक है, स्पेशली ऑन हाईवेज पे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ द कार इज मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर। जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है तो एक बहुत कंसिडरेबल स्पीड होती है जिसमें अगर एक सडन ब्रेक लगते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो सीधा जंप करके ग्लास पे या तो हिट करेगी, और अगर ग्लास पे हिट करने के बाद हम नहीं रुक पा रहे हैं तो हो सकता है सीधा बाहर भी पहुंच जाएं। वैसे ग्लासेस आजकल बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, बट वो हिट ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो इट्स बेटर टू वेयर सीट बेल्ट। ये तो मैं सबको ही बोलूँगा, सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों अब इसके पीछे क्या फिजिक्स लग रही है, क्या हो रहा है ऐसा कि एकदम से ब्रेक लगते हैं और हम बिल्कुल आगे की तरफ फॉरवर्ड आ जाते हैं, और जब एकदम से सडन कार स्टार्ट होती है तो हम बिल्कुल पीछे आ जाते हैं। सारा का सारा गेम, सारा का सारा खेल पता है किसका है? फिजिक्स में इनर्शिया का सारा खेल है। ये आज तक कभी आपने नहीं सोचा होगा कि ये सब जो होता है हमारे साथ कार में बैठने पे और कार स्टार्ट होने पे, कार को स्टॉप करने पे, या बाइसिकल पे भी हो सकता है, नॉट ओनली इन कार, कहीं पर भी हो तो ये चीज़ होती है। एकदम से आप एक्टिवा बैठे हो पीछे, ठीक है, और आपका फ्रेंड जो है एकदम से स्पीड करे तो आप क्या हो जाते हो? पीछे हो जाते हो। ऑन द अदर हैंड अगर एक सडन ब्रेक मारे वो, जैसे कोई सामने स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कोई डॉग आ जाता है या कुछ भी, एक कार आ जाती है, तो आप सडन ब्रेक मारते हो तो एकदम से आप उसके ऊपर लीन हो जाते हो। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हमारे साथ अक्सर होती रहती है, कार में भी, किसी भी व्हीकल, जनरली ये व्हीकल्स में होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की स्पीड है, अगर हम एक स्टेशनरी वे में अगर एक स्पीड में चलते हैं तो वो किस में चलते हैं? इन व्हीकल्स, ठीक है। हमारी जो एक स्पीड होती है, जैसे अगर देखो हम तो नहीं भाग रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो कार के अंदर बैठे हैं, कार मूव कर रही है और कार के अंदर हम लोग स्टेशनरी होते हैं, ऐसा है या नहीं है? सबको पता है बात कि कार के अंदर बच्चों हम लोग क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। कार के अंदर हम लोग नहीं भाग रहे होते हैं, कार चल रही होती है, हम स्टेशनरी होते हैं। तो अब देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे, जरा ध्यान से समझना। पहले मैं वो वाला समझाता हूँ, फॉरवर्ड आने वाला, ठीक है। जैसे सडन कार स्टार्ट होती है और एकदम से हम फॉरवर्ड क्यों आ जाते हैं, सॉरी बैकवर्ड क्यों आते हैं, पहले बैकवर्ड वाला बताता हूँ। देखो होता क्या है बच्चों, जब कार हमारी रेस्ट में होती है, हम लोग सब रेस्ट में, ठीक है, ये हमारी कार है बच्चों, ठीक है, और ये हमारी कार है, और ये हम है, और ये हमारी पार्टी हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक। इस समय जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हो क्या रहा है कि कार हमारी रेस्ट में, कार किस में बच्चों? रेस्ट में है, और रेस्ट से ये एकदम से सडनली मोशन में आती है। मतलब इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मोशन में। तो जब ये रेस्ट में है बच्चों तो इस समय व्हील्स किस में है? रेस्ट में, ठीक है। कार की जो सीट है वो भी किस में है? रेस्ट में। और ये जो हम हैं ये भी किस में है? रेस्ट में। सब रेस्ट में एकदम से, ठीक है, अभी सब रेस्ट में। जैसे मोशन में आए हम, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मोशन में आए हम तो हमारी जो सबसे पहले मोशन में कौन आया? व्हील, ठीक है, व्हील आया मोशन में, तो कार की जो बॉडी है वो भी मोशन में आ गई, और उसके साथ साथ बच्चों मोशन में कौन आया? ये सीट भी मोशन में आ गई, और सीट के साथ साथ हमारी लोअर बॉडी। हमारी बॉडी आपको पता है दो पार्ट्स में फ्लेक्सिबल है बिल्कुल या नहीं है? बताइए। वैसे हमारी बॉडी तो प्रॉपर फ्लेक्सिबल है, हमारी नेक भी फ्लेक्सिबल है, हमारा अपर पार्ट फ्लेक्सिबल है, हमारा लोअर पार्ट फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वी कैन बेंड ईजिली, ठीक है। कल योगा डे था, अच्छे से बेंड हुए होंगे सब लोग, है ना। तो लोअर बॉडी जब हमारी मोशन में आई, सुनते रहिएगा बात, यहीं पे है टर्निंग पॉइंट, सब कुछ मोशन में आ गया एकदम से। क्यों आई लोअर बॉडी मोशन में? बिकॉज आवर लोअर बॉडी इज कनेक्टेड टू द सीट। हम सीट पे बैठे हुए हैं ना, तो हमारी लोअर बॉडी जो है वो भी किस में आ गई? किस में आ गई? इमेजिन करिए, फील करिए कि आप एक कार के अंदर बैठे हुए हैं, और कार के अंदर बैठे होने से एकदम से कार स्टार्ट हुई तो व्हील मूवमेंट में आए, कार की बॉडी मूवमेंट में आई, सीट मूवमेंट में आई, और हमारी लोअर बॉडी भी मूवमेंट में आई। तो जब हमारी लोअर बॉडी मूवमेंट में आएगी, बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब हमारी लोअर बॉडी मूवमेंट में आएगी, ये हमारी लोअर बॉडी है, मूवमेंट में आएगी, तो हमारी जो अपर बॉडी है, ये जो हमारी अपर बॉडी है, ये क्या कर रही है? ये है रेस्ट में, इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट चल रहा है, ये सब तो मोशन में आ गए,
ये किसमें, रेस्ट में। तो जब हमारी लोअर बॉडी आगे बढ़ेगी बच्चों, तो हमारी ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, बताइए ये बात। प्रैक्टिकली फील करिए इस चीज को आप, कि जब आपकी लोअर बॉडी एकदम से आगे जाएगी और ये किसमें, रेस्ट में ही है, इसे पता ही नहीं। क्वाइन की तरह, हम क्वाइन है, हमारा अपर पार्ट क्या है, क्वाइन, उसे पता ही नहीं है भाई। क्वाइन तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, पर यहां क्या हुआ, यहां लोअर पार्ट आगे चला गया और हम क्या हो गए, पीछे। ये बात समझ में आई सबके बच्चों? तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ। आप इस चीज़ को इमेजिन करके देखिए कि जब आपकी कार एकदम से मूवमेंट में आ रही है, ठीक है, आपकी कार के व्हील्स मूवमेंट में आ गए, कार की अपर बॉडी जो लोअर बॉडी है विच अटैच टू द व्हील वो मूवमेंट में आ गई, उस लोअर बॉडी से सीट्स जो अटैच है वो मूवमेंट में आ गई, और सीट के ऊपर हमारा जो लोअर पार्ट है वो मूवमेंट में आ गया, तो जो हमारा अपर पार्ट फ्लेक्सिबल है बच्चों, ये क्या हुआ, ये रेस्ट में ही है अभी भी, इसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें मूवमेंट में आ गई। तो ये क्या रह जाएगा बच्चों, ये ऐसे ही रहेगा और एकदम से ये बैक हो जाएगा और हमारा लोअर पार्ट आगे हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा। अगर आप देखो तो क्या लगा यहाँ पर बच्चों, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में यही कहा गया था कि एवरी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो ये अपर पार्ट जो है वो किस में रहना चाहता है, रेस्ट में, ठीक है, ये मूवमेंट में नहीं आना चाहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि लोअर पार्ट जो है वो आगे आ गया और ये क्या रह गया, पीछे। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं चलती हुई गाड़ी की, मतलब एक मूविंग कार की बात करते हैं और सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं, तब हम फॉरवर्ड क्यों आते हैं, जरा इसको सोच के देखिए माइंड में। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से अगर कोई बॉडी कोई भी अगर हमारी बॉडी है और वो किस में है, इफ द पर्सन इज सिटिंग इन अ कार इन अ रेस्ट, द पोजीशन ऑफ द कार इज एट रेस्ट, और एकदम से सडनली स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ड्यू टू इनर्शिया बैकवर्ड होती है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि अगर कार हमारी चल रही है, कार इज इन मोशन, राइट बच्चों, इफ द कार इज इन मोशन, कार मोशन में है और हम यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और कार जो है किस में है बच्चों, मोशन में है, ये मोशन में है इस समय कार। हमने यहाँ पे देखा कि ये सडनली क्या आ गए बच्चों, स्पीड ब्रेकर्स आ गए। तो हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने क्या करा, कार को स्टॉप करा। तो मोशन जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, रेस्ट में। मोशन किस में कन्वर्ट हुआ, रेस्ट में। अब देखते रहना ध्यान से, जब व्हील हमारे मोशन से रेस्ट में आए तो कार की बॉडी भी जो है वो भी किस में आ गई, मोशन टू रेस्ट। देखते रहिएगा, इस कार से अटैच, कार की बॉडी से अटैच ये जो सीट है, ठीक है, ये भी किस में आ गया, मोशन टू रेस्ट। ये व्हील्स हैं और यहाँ पर ये हमारी कार की बॉडी है, एंड दिस इज सीट्स, और फाइनली ये हमारा लोअर पार्ट, ठीक है, ये भी मोशन में है इस समय। ये किस में आ गया बच्चों, ये भी एकदम से रेस्ट में आ गया, ये भी किस में आ गया, रेस्ट में। तो हमारा लोअर पार्ट भी एकदम से मोशन से रेस्ट में आ गया। पर क्योंकि हमारा अपर पार्ट इज नॉट अटैच्ड बाय बोल्ट्स, हमारी बॉडी कोई बोल्ट से अटैच थोड़ी ना है कि हमारे भी नट पेच कसे हुए हैं। बोलो कि हम अपने दो पार्ट्स लेके घूमते हैं, कहीं बैठना होता है तो पेच कसते हैं पहले, ऐसा तो नहीं है। वी कैन ईजिली सिट, वी कैन ईजिली स्टैंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अगर हम प्रिकॉशंस ना लें तो हमको नुकसान भी हो सकता है, हमें इंजरी भी हो सकती है। तो हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें मोशन से रेस्ट में आ गई, ऑल ऑफ द सडन ये सारी चीज़ें मोशन से रेस्ट में आ गई। पर क्योंकि हमारी अपर बॉडी जो मोशन में थी वो अभी भी मोशन में ही रही, क्योंकि वो तो फिक्स है नहीं, वो तो अटैच है नहीं इस तरीके से कि आप उसको बिल्कुल एकदम से कर दो। तो हुआ क्या, जैसे ही आपकी सारी चीज़ें, पूरी बॉडी आपकी मूवमेंट में चल रही है, ठीक है, पूरी बॉडी में मोशन है आपकी, क्योंकि वो कार के साथ मोशन में है। तो सारी चीज़ें जब एकदम से स्टॉप हुई, इमेजिन करिएगा फिर से वैसे जैसे आपने पीछे वाले केस में करा था, तो जैसे आपकी सारी चीज़ें एकदम से स्टॉप हुई, आपकी लोअर बॉडी भी स्टॉप हुई, पर आपकी अपर बॉडी अभी भी मूवमेंट में होती है, तो वो क्या हो जाती है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होती है, और जिसकी वजह से इंजरी होती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब कभी भी आप मूविंग कार में हो तो बेटा सीट बेल्ट ज़रूर पहने। अगर ये सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो आप सीधा के सीधा इसी मोशन के साथ, ये जो मोशन देख रहे हैं आप,
ये मोशन टू मोशन जो हो रहा है, ठीक है, ये अभी स्टेट चेंज नहीं कर रहा, इसका इनर्शिया चल रहा है, ये अपने मोशन टू मोशन वाले इनर्शिया में है। तो आप सीधा जो है बाहर मिलेंगे और उसके बाद बाहर से फिर कहीं और बाहर भी मिल सकते हैं, दूर तक बाहर जा सकते हैं फिर आप, ठीक है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी नेसेसरी कि आप कभी भी कार में ट्रैवल करें तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, ओके बच्चों। जबकि वो पीपी बहुत करती है, वो बहुत इरिटेट करती है, बट फिर भी लगा लेना चाहिए, तभी वो साउंड बंद करती है। क्योंकि हमारे इंडिया में ये भी है, इन्होंने इसीलिए कार में स्पेशली साउंड डाली हुई है कि जब तक आप सीट बेल्ट ना लगाओ तो वो पूरे टाइम आपका साउंड कार में इरिटेट करता रहेगा आपको। ये बहुत सारे हमारे यहाँ, इंडिया इज़ फुल ऑफ जुगाड़, यू नो, इंडिया कंपनी, हमारी इंडिया ऐसी है जहाँ पे हर चीज़ का एक ऑप्शन मिल जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सीट बेल्ट वाला जो लोहे का टुकड़ा होता है उसे काट लेते हैं किसी की गाड़ी में से और उसे फिक्स कर देते हैं, तो वो साउंड बजना बंद हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट को पीछे से ले आते हैं और उसे लगा देते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार केस देखा है, ठीक है। और अब तो मार्केट में आपको ना सीट बेल्ट के लिए इतने छोटे छोटे से वो लॉक्स भी मिल जाते हैं, आप उसे उसमें इंसर्ट कर दो तो साउंड बंद, आप आराम से चलो, ठीक है। पर देखो ये सारी बातें अगर एक लोकल लेवल पे आप गाड़ी चला रहे हो 30-40 की स्पीड पे, देन तो इट इज़ ओके, राइट। बट इफ़ यू ट्रैवलिंग ऑन अ हाईवेज पे आपकी स्पीड ऑब्वियसली 60 प्लस जाती है, 60 से लेके 100 तक जाती है, तो वहाँ पर बच्चों सडन ब्रेक अगर कभी भी अप्लाई होंगे तो वो बड़ी हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू वेयर अ सीट बेल्ट, राइट। इसके अलावा बच्चों को छोटे मोटे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड हैं, जैसे कार वाला एग्जाम्पल तो होता ही है। इसके अलावा बच्चों कभी आप लोगों ने कोई ऐसा कपड़ा या कोई ऐसा कार्पेट यूज़ करा है जिसके अंदर बहुत सारी डस्ट हो, जैसे हमारे वो फुट मैट्स होते हैं घर के बाहर जो डले हुए होते हैं, जब उन्हें एक आध महीना हो जाता है तो उनके अंदर बहुत सारी डस्ट भर जाती है। तो जब उनको क्लीन किया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, तो क्या होता है बच्चों, सारे का सारा फुट मैट जो है वो रेस्ट में, ठीक है। उसके अंदर जो डस्ट है वो भी किस में, रेस्ट में। सबका कौन सा मोशन, सबको कौन सा इनर्शिया चल रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सब आराम से बैठे, जैसी उन्हें पड़ी एक स्टिक, ठीक है। अब स्टिक किसे पड़ी, स्टिक पड़ी किसको, कार्पेट को या फुट मैट को। जैसी उसे स्टिक पड़ी, फुट मैट ने अपनी पोजीशन करी चेंज, फुट मैट रेस्ट से किस में आ गया बच्चों, मोशन में आ गया, ऐसे ऐसे स्लो मोशन में आ गया, रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो इसके अंदर जो इधर उधर रेस्ट वाले वो थे कौन, डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या हुआ, वो एयर में आ गए। वो एयर में आ गए तो फिर वो क्या बन गया, एक स्मोक सा बन गया, डस्टी सा स्मोक सा बन गया। दिस इज अगेन सेम लाइक कॉइन, सब में कॉइन वाला ही फंडा लग रहा है, मोस्टली कॉइन की तरह ही है। जैसे कॉइन का क्या हुआ था, जब वो हटा था तो सीधा ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया था। यहाँ पर भी क्या हुआ कि जब हमने इस कार्पेट को हिलाया, इसको हमने मोशन में लेके आए, तो वो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट चल रहा था ना डस्ट पार्टिकल्स का, उनको जगह नहीं मिली उसमें, जहाँ वो बैठे हुए थे उनको स्पेस मिल गई और वो एयर में आ गए। एयर के आने की वजह से वो डस्ट सा स्मोक सा फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। एक और एग्जाम्पल है, कभी आपने किसी पेड़ को हिलाया है, देखो भाई ट्री है, ट्री इज एट रेस्ट, उसकी लीव्स रेस्ट में है, उसके फ्रूट्स रेस्ट में, सब रेस्ट में आराम से। अब आपको चाहिए फ्रूट्स, आपने क्या करा, उस पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया, तो पेड़ जो था वो किस में आ गया, मोशन में। अब ट्री तो मोशन में आ गया, पर जो लीव्स और फ्रूट्स थे वो थोड़ा ना मोशन में आए, तो उनका स्टेट क्या हुआ, सेम रहा। तो उनको जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स मिला वो ब्रेक होके नीचे आ गए। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बुक में बहुत बढ़िया तरीके से। व्हेन अ ट्री इज शेकन विग्रेसली, इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन, and this is due to the fact when the tree is shaken it moves to and fro slightly but its fruits and leaves tends to remain at rest। उनका क्या चल रहा है वहाँ पे, inertia of rest। due to the inertia and hence detached from the tree they fall down। क्योंकि जब ट्री हिलेगा और वो रेस्ट में ही रहेंगे तो ऑब्वियसली वो डिटैच होके कहाँ आ जाएंगे, नीचे, और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आके गिर जाएंगे न्यूटन के सिर पे, ठीक है। एप्पल वाला केस याद है आप लोगों को, है ना। तो बच्चों ये थ्योरी यहां पर जो है वो न्यूटन ने ही दी है। बच्चों देयर आर सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि कार एकदम से बहुत शार्प टर्न लेती है तो हमारी बॉडी का मूवमेंट भी चेंज हो जाता है बच्चों। इसके पीछे भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला ही रोल है, ठीक है। एकदम से जब इनर्शिया हमारी चेंज होती है तो वहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो, क्योंकि बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल है ऊपर की, सिंपल सा लॉजिक ये है कि यार अपर बॉडी इज फ्लेक्सिबल, राइट। तो ड्यू टू दैट हमारी बॉडी भी जो है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा अपना मूवमेंट चेंज कर लेती है अगर कोई ऐसा शार्प टर्न आता है, ठीक है। सो बच्चों दिस इज ऑल गिवन इन बुक एंड वी विल प्रोवाइड यू सम नोट्स ऑल्सो जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दे रखी होंगी।
अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह जाता है आज के लिए जो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है और जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। ये बात मैंने आप लोगों ने कल भी डिस्कस करी थी कि हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे मोमेंटम, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों फिजिक्स में। क्या होता है ये मोमेंटम? बच्चों मोमेंटम, वैसे तो नाम आपने पहले भी सुना होगा, इस मोमेंटम की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस यही बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसकी सिर्फ यही डेफिनेशन बनाई गई है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है बच्चों, ये एक छोटी सी कार है, ठीक है, और ये एक बहुत हैवी सा ट्रक है। आपको वेट के बारे में समझ में आ रहा होगा कि इसका मास अगर m1 है और इसका मास अगर m2 है, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है, ये मास बहुत कम होगा और ये मास बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी होगी v1 और इसकी वेलोसिटी भी होगी v2। ठीक है बच्चों, तो इसका मोमेंटम होगा m1 इंटू v1 और इसका मोमेंटम होगा m2 इंटू v2। व्हाट इज दिस p? p बच्चों हम यूज़ करते हैं मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए। p इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम। p क्या है बच्चों? सिंबल ऑफ मोमेंटम है। और क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट भी बड़ी इजीली हमें पता लग जाएगी। एज वी नो मास इज इन kg एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ p। p इज मोमेंटम। ये बात समझ में आ गई आप सबको मोमेंटम क्या होता है? अब इसका रोल क्या है वो समझना बाकी है। हमने डेफिनेशन समझ ली, हमने ये समझ लिया कि मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हमने ये पढ़ लिया इसकी यूनिट क्या है, kg पर मीटर सेकेंड। अब इसका रोल क्या है हमारे फिजिक्स में, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं और क्या क्या इसका यूज़ है। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, अगर एक फास्ट मूविंग कार आ रही होती है, सपोज करिए एक फास्ट मूविंग कार आ रही है बहुत स्पीड में, तो जब अगर वो हमें हिट करेगी तो ऑब्वियसली इट विल गिव अस अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। ठीक है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है, या फिर आप एक काम ये कर सकते हो, आप बाइसिकल ले सकते हो। अगर आप बाइसिकल और कार में कंपेयर करो, ऐसे कर लो, ठीक है, हम एक बाइसिकल ले लेते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तो बाइसिकल के केस में और कार के केस में और ट्रक के केस में, तीनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर फास्ट मूविंग, इसका मास तो कम ही रहेगा, अगर फास्ट मूविंग बाइसिकल आ रही है और वो हमें हिट करती है तो हमें इंजरी करेगी। ऑन द अदर एंड अगर कार आ रही है सेम वेलोसिटी से तो वो हमें बहुत ज़्यादा हिट करेगी। ऑन द अदर एंड अगर ट्रक आ रहा है सेम वेलोसिटी से तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा हिट करेगा। तो जितना मास बढ़ता जाएगा उतना मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, और मोमेंटम जितना इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा हमें हाई फोर्स फील होगा, और इसी हाई फोर्स की वजह से हमें चोट ज़्यादा लगती है। अगर मैं आपको कोई एक भारी सी चीज़, एक स्टोन सपोज करो 1 kg का स्टोन मैं आपको ऐसे दूं हल्के से, तो आपको बहुत ज़्यादा चोट नहीं होगी, और वही स्टोन मैं आपको ऐसे पूरे वेलोसिटी के साथ दूं तो आपको चोट लगेगी, इंजरी होगी या नहीं होगी। सेम इन द केस ऑफ बॉल, फास्ट मूविंग बॉल आ रही है क्रिकेटर के पास, ठीक है, क्रिकेटर ने क्या करा, उसको नहीं हिट कर पाया, उसके वो बॉडी में लग गई, तो फास्ट मूविंग बॉल जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा हिट करेगी। तो बच्चों, देयर इज अ रोल ऑफ मास एज वेल एज वेलोसिटी इन द केस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स जो हमारी बॉडी पे लगता है, हमें फील होता है। अब अगर कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आ रही है, हमने क्या करा, उसको कैच कर लिया और एकदम से उसकी वेलोसिटी को हमने जीरो कर दिया, तो हमारी हाथ में बहुत इंजरी होगी। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर जो क्रिकेटर्स होते हैं कैच लेके ना ऐसे हाथ नहीं करते हैं, ऐसे करके पूरा नीचे तक लेके जाते हैं। दे गिव टाइम, वो टाइम इंक्रीज कर देते हैं जिससे उनके हाथ में इंजरी ना हो। ये अब आप पढ़ोगे आगे न्यूटन सेकेंड लॉ में, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें पढ़ोगे व्हाट इज द रोल ऑफ टाइम, क्या है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये अब आप पढ़ोगे किसमें, सेकेंड लॉ में। न्यूटन ने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाउ टू डिक्रीज फोर्स ऑन एन बॉडी, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी इज फुल ऑफ पेन, हमारी बॉडी में पेन है। अगर आप किसी एक बॉल को किसी वॉल पे मार रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वॉल इज नॉन लिविंग, बट वही बॉल अगर आप हमारे मार रहे हो तो भाई हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड भी आ सकता है, इंजरी भी हो सकती है, हिडन इंजरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें उसी चीज़ को कम करना है, वो पेन कम हो जाए, तो हमें उसके लिए क्या इंक्रीज करना पड़ता है बच्चों, टाइम इंक्रीज करना पड़ता है, तभी जाकर हमको वो फोर्स जो है कम फील होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। फास्ट मूविंग रनर्स होते हैं जो जंप करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में आते हैं, उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उनके नीचे कुशन ना रखो या फिर बेड ऑफ सैंड
मिट्टी का जो एक पूरा वो बन जाता है वो ना लगाओ, या कुशंस ना रखो और एकदम से उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो उनकी सारी लोअर बोन्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, क्योंकि एकदम से उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो उनकी बॉडी को बहुत मेजर इंजरी फील होगी। राइट बच्चों, तो इसीलिए क्या करते हैं, टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम वहां पर ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस हो गए या फिर ये हो गया। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई फास्ट मूविंग ट्रक आ रहा है या फास्ट मूविंग कार आ रही है तो भैया उसको कह दो भैया तुम पहले निकल जाओ, हमें नहीं तुमसे रहना है। ठीक है, हमें उससे रेसिंग नहीं करनी है, हमें उनके आसपास भी नहीं आना है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप रोड पे जा रहे हो तो किसी भी फास्ट मूविंग और हैवी ऑब्जेक्ट से आपको हमेशा अपने आप को सेफ और प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि आप उससे और रेसिंग करेंगे, आज ट्रक से रेसिंग करेंगे या आज कार से रेसिंग करेंगे, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं हमारे लिए। ये बात हमें बड़े भी सिखा रहे हैं घर में और फिजिक्स भी सिखा रही है। आज तो फिजिक्स हमें अच्छी तरीके से बता रही है कि अगर मास ज़्यादा होगा, ट्रक होगा, कार होगा, कोई भी हैवी व्हीकल होगा, तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। जब वो मोमेंटम हमें मिलेगा तो हमें बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, सेम ऑन द अदर एंड अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट मूविंग चीज़ आ रही है, चाहे छोटी सी भी हो, एक छोटा सा स्टोन भी होता है ना, छोटा सा भी स्टोन अगर बहुत तेज़ आता है ना, अरे स्टोन तो छोड़ो मेरे बच्चों, बुलेट छोटी सी इतनी सी ग्राम की होती है वो बुलेट और आर पार हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सारी कमाल की चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड हैं और न्यूटन सेकेंड लॉ से भी रिलेटेड हैं। ठीक है बच्चों, फोर्स के बारे में आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों का रोल होता है, पर क्योंकि हमारे अभी सिलेबस में बहुत ज़्यादा डायरेक्शन बेस्ड चीज़ें नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट डायरेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है, ना फर्स्ट चैप्टर में हुआ ना सेकेंड में हुआ। ठीक है, हर जगह इसको हम अवॉइड ही करते हैं अभी अपने सिलेबस से, जब तक आप लोग थोड़े छोटे हैं। जब आप सीनियर क्लासेस में पहुंच जाएंगे 9 के बाद 11, 12 या आगे सीनियर जब जाके डायरेक्शन को भी डिस्कस किया जाएगा। और बच्चों मोमेंटम के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, यूनिट आपको पता लग गई है। मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों कहता है द बॉडी इज एट रेस्ट, द वेलोसिटी जीरो, हेंस द मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो। कह रहे हैं मोमेंटम जीरो कब हो सकता है? मोमेंटम जीरो बिल्कुल हो सकता है। मोमेंटम जीरो तब होगा बच्चों जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी m इंटू वी में। अगर आप v की जगह पे जीरो पुट कर दोगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, खड़े ट्रक से कोई डर नहीं है। अगर कोई बहुत हैवी ट्रक या हैवी कार खड़ी हुई है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बट अगर वो वेलोसिटी है उसके अंदर तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। कराटे प्लेयर का केस मालूम है आप लोगों को, अपने हैंड से क्या करता है, इतनी सारी टाइल्स को ब्रेक कर देता है। ठीक है, वो जो टाइल्स वाला सिस्टम होता है आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में एकदम से जब वो अपना फोर्स इसके ऊपर देते हैं तो मास आपके हैंड का जितना है उतना ही रहे, पर वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो मोमेंटम जो है वो आगे तक फॉरवर्ड होता है और सारी की सारी टाइल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, इन अ सिंगल ब्लो। ये आप एक फिगर 18 में देख सकते हैं। क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल दे रखा है, इंजरी करता है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। रोड एक्सीडेंट्स में क्या होता है बच्चों, यही तो होता है, फास्ट मूविंग कार आ रही थी, आप सामने से आ रहे थे और उसने उसको हिट कर दिया, और हिट करने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, मोमेंटम इधर का इधर ट्रांसफ़र हुआ, और वो मोमेंटम हम नहीं उसको फेस कर पाए क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी हैं, हमको तो हर चीज़ दिक्कत देती है, तो वही चीज़ हमारे लिए बच्चों हार्मफुल हो गई। तो मोमेंटम के बारे में समझ में आ गया होगा बच्चों। मोमेंटम इज डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। राइट बच्चों, इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड, और ये मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगा। मास जीरो नहीं होगा कभी भी, ये बात ध्यान रखना। मास हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका मास जरूर होगा। वेलोसिटी जीरो हो जाती है एक बार को जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, ठीक है, बट मास कैन नेवर बी जीरो। तो अगर मोमेंटम जीरो है तो उसके पीछे रीजन क्या होगा, दैट वेलोसिटी इज नॉट देयर, वेलोसिटी वहाँ पे नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका आज ये मोमेंटम वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट लॉ कवर अप कर लिया है, मोमेंटम कवर अप कर लिया और बहुत सारे एग्जांपल्स कवर अप कर लिए आज।
एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक बार सबको रिकॉल करेंगे, पूरा स्टार्टिंग से यहाँ तक आएंगे, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए फिजिक्स को, नोट्स बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं जितना भी आपसे बोल दूंगा ना वो थोड़े दिनों तक आपके माइंड में रहेगा, उसके बाद आपके माइंड से उड़ जाएगा। हर चीज़ उड़ जाती है माइंड से, क्योंकि माइंड की मेमोरी भी घूमती रहती है। आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने और उनको बार बार रिकॉल करना है, तभी आपको चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से माइंड में हमेशा रहेगा। ठीक है बच्चों, कनेक्टेड रहिए हमसे, कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा। बाय बाय।